को अयोध्या जा सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे अयोध्या का दौरा। कैबिनेट मंत्रियों के साथ कर सकते हैं अयोध्या दौरा। 25,000 वेतन कर्मचारियों ने धर्म परिवर्तन का किया ऐलान। प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं उपनल कर्मचारी। सरकारी विभागों में काम ठप। लाभार्थियों से संपर्क करेंगे बीजेपी नेता। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा लाभार्थी संपर्क अभियान। फोटो और वीडियो भी बनानी होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय। 12 मई को सुबह 6 बजे से खुलेंगे बद्रीनाथ भगवान के कपाट। 10 मार्च से फिर शुरू होगा बर्फबारी हटाने का काम। बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम होगा फिर से शुरू। फिर बदलने वाला है मौसम। 19 फरवरी को पहाड़ से लेकर मैदान तक बदलेगा मौसम। बारिश बर्फबारी के आसार, बढ़ सकती है ठंडक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका। बात करेंगे हम उत्तराखंड की खबरों पर। खबर आपको लक्सर से बता देते हैं, जहां पर किसानों के भारत बंद का उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में कोई असर दिखाई नहीं दिया। जहां किसान खेतों पर काम तेजी से करते नजर आए, वहीं भारतीय किसान संघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने इस आंदोलन को बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि इसके पीछे किसी संगठन का हाथ है और कहीं से बड़ी फंडिंग की जा रही है। पहले भी देखते हैं वहां से क्या दिक्कत वो ओढ़ने तुम समझा ओढ़ने के रे भाई ओढ़ने के रे बाबू क्या करे तुम एक डब्बा आगे बढ़ा सकते हो थोड़ा आगे बढ़ा लो भाई ये उसके संदर्भ में ले अनिल है क्या हमें 40 साल में नुकसान झेल कर कोई सारी चेक काम नहीं ले कोई में हो जाऊंगा बात करो आजा भाई। भाई साहब, ये जब भारत बंद जो किया गया है, ये इन्होंने गलत कर रखा है। ये शांतिपूर्वक धरना अपनाते हैं, शांतिपूर्वक। और हिंसक में उसमें क्या हिंसक तो क्या नाम एक मतलब जैसा मतलब खालिस्तानी समर्थक जैसा मतलब कोई अलग वो संगठन। अरे भाई, हम भारत में रहते हैं, हम तो राष्ट्रवादी आदमी हैं, तो उनको अपनी जो मांग है वो शांतिपूर्वक धरने से मतलब करने से मतलब आराम से करनी चाहिए। ऐसा थोड़ा है क्या नाम लोगों का आवागमन भी सब रास्ता बंद भी, तो ये हम उसमें समर्थन नहीं करते। और भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। और हम लोग देखो, मैं 1 करोड़ के में ट्रैक्टर ले रहे, किसान का 1 करोड़ का ट्रैक्टर ले सकता? किसान को तो ज़्यादा मुश्किल से 3-4 लाख का ट्रैक्टर हो सकता है। तो इसमें हम लोग उनका नहीं समर्थन करते हैं। हाँ, कोई अगर समर्थन करना चाहता हो तो कर लो हम, लेकिन हमारा भारतीय किसान संघ। खबर हल्द्वानी से बता दें, जहां पर बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर पथराव कर उनको घायल करने के साथ साथ आगजनी और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर निजी और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था। बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने करीब 100 छोटी बड़ी गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया, जबकि 50 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया गया है। ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। शहर में अफवाह फैली हुई है कि अगर वाहनों का इंश्योरेंस भी है तो भी हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां इसका खंडन कर रही हैं। नहीं, ये बात गलत है कि मोटर जो इंश्योरेंस होता है तो इसमें लगभग मतलब जो है ऑल रिस्क कवर होता है। तो ये तो कवर है ही, ये कवर होता है। ये अफवाह ना समझें इसको जो अपने प्रॉपर ढंग से जो है अपना दावा का सूचना दे कंपनी को और FIR की कॉपी दे हमको, तो आप क्लेम लॉन्च कर सकते हैं किसी कंपनी से। बशर्ते आपका जो गाड़ी नुकसान हुआ, आपका फायर हुआ है, आग जली है, तो उसका गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। मतलब गाड़ी नंबर या चेसिस नंबर उसको कंपनी को दिखाना पड़ेगा, तभी क्लेम मिलेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर बता देते हैं हल्द्वानी से, जहां पर बनभूलपुरा हिंसा के फरार जो दंगाइयों का पुलिस ने पोस्टर जारी किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइद सहित 9 लोगों पर पोस्टर जारी किया गया है, क्योंकि उनके कुर्की के आदेश पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही इन फरार दंगाइयों की संपत्ति के बारे में पुलिस जानकारी जुटाकर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा बनभूलपुरा हिंसा में 2 दंगाइयों को और गिरफ्तार किया। अब तक गिरफ्तार दंगाइयों की संख्या 44 हो गई है। इस मामले में जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो 9 लोग थे वो फरार चल रहे थे। हमने कोर्ट से वारंट लिए। कोर्ट से वारंट लेने के बाद में इन लोगों की जो कुर्की है वो हमारे द्वारा की जा रही है। साथ ही चूँकि ये लोग सभी वांछित है, अतः इन लोगों के सभी के पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में जनता से सहयोग लिया जा सके। कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्दी जैसे जैसे इनकी संपत्तियां और उनका जो में पता लग रहा है वैसे ही हम कुर्की की कार्रवाई उस जगह। देखिए, हम डाटा ले रहे हैं हर जगह का, तो जैसे जैसे हमें डाटा मिल रहा है उसी तरीके से हम हर जगह इनकी कुर्कियाँ करते जा रहे हैं। 2 और नई गिरफ्तारियाँ हैं, तो इस प्रकार से अब इस प्रकरण में जो टोटल गिरफ्तारी है वो 44 हो गई है। खबर सितारगंज से बता दें, जहां पर कच्चा पुलिस ने सरकारी भूमि पर लगे कदम के पेड़ों को काटने पर 4 चोरों को दबोचा। राजस्व विभाग की तहरीर पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर बिलासपुर से मय गाड़ी समेत कदम के 22 गिल्टे और 1 आरा बरामद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में भी पेश किया है। देखिए, 12/2/2024 को वादी राजस्व निरीक्षक द्वारा एक चोरी की तहरीर दी गई थी, जिसको पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एसआई विजय कुमार को दी गई थी। उसके द्वारा बताया गया गडरिया बाग जंगल से कुछ गिल्टे लकड़ी के जो कदम के हैं वो चोरी हो गए हैं। इस सूचना पर मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 2 व्यक्तियों को बैनी चौराहे पर बैरी मजार के पास से गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर बिलासपुर से जिसने लकड़ी खरीदी थी उसको पिकअप वाहन के साथ गिल्टे बरामद कर लिए गए। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इतिहास इनका आपराधिक इतिहास दिखाया जा रहा है। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के विकासखंड एकेश्वर के गोली गांव में कारगिल शहीद नायब सूबेदार कीरत सिंह रावत की पुण्य स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य भगवान सिंह नेगी ने शिरकत की। हर साल शहीद नायब सूबेदार कीरत सिंह रावत की स्मृति में आयोजित होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार भी सभी महिला मंगल दलों व खेल प्रेमियों एवं खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। शहीद के पुत्र रामचंद्र सिंह रावत द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस मौके पर शहीद के बेटे रामचंद्र सिंह रावत ने गांव में अभी तक कारगिल शहीद नायब सूबेदार कीरत सिंह रावत के नाम पर घोषणा के बावजूद स्मृति द्वार न बनाए जाने पर नाराजगी जताई। शहीद नायब सूबेदार कीरत सिंह रावत मेरे फादर थे, जो 13 दिसंबर सन 2000 को 14 RR में शहीद हुए थे। तो उनकी स्मृति में हम तकरीबन 14 संस्करण है। 14 साल से हर वर्ष मतलब 2-3 साल तो बीच में नहीं कराए हमने, पर तकरीबन लगातार ये मैच खिलाते हैं, स्मृति टूर्नामेंट खिलाते हैं। हम यहाँ पर 32 टीमों को एंट्री देते हैं और यहाँ पे जो बाहर से टीम आती है उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था होती है और काफ़ी सहयोग हमको यहाँ पे मिलता है। कुछ नहीं है। मैं जब चुनाव लड़ा था तब भी मेरे मन में ऐसे कोई धारणा नहीं थी, लेकिन ये तो मेरे जितने लोग बैठे हुए हैं सब मेरे भगवान हैं और इनका आदेश होगा तो कुछ भी संभव है। और मैं तो जहाँ तक मैच का सवाल है आने का, तो मैं तो लगभग लगातार जब भी मैच का शुभारंभ हुआ था तब से लेकर आज तक मैं हमेशा आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब ये कारगिल में शहीद हुए थे सूबेदार कीरत सिंह रावत जी, तो उनके भाई नरेंद्र सिंह रावत जी और उनके उत्तराखंड में मौसम जल्द ही करवट लेने वाला है। मौसम विभाग द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया, जिसमें आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाली 19 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें 21 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ व बागेश्वर में 18 फरवरी की रात से ही हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी।
आज आपकी फरवरी के जो है मिड में हम पहुंच गए और 16 तारीख आज आपकी है और हमने बोला कि जो है 19, 20, 21 ये 2-3 दिन लग रहे कि एक्टिविटी जो है ठीक है, जो पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से मिलने वाली है, लेकिन जो पीक होगा एक्टिविटी का तो वो 19 तारीख आप शाम रात से कह सकते हैं और जो 20 की शाम रात तक ही रहेगा। तो पीक एक्टिविटी इस दौरान है, लेकिन फिर उसके बाद भी 21-22 में भी हल्की से मध्यम बारिश वगैरह वो सब रहेगी। तो अगर मैं डे टू डे बात करूं तो 18 तारीख से जो है आप देखेंगे जो क्लाउडिंग है उत्तराखंड में आ जाएगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनमें उस दिन भी हल्की से मध्यम तक जो बारिश है, बर्फबारी है, वो आपकी जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जो है 18 तारीख से रात से मिलनी शुरू हो जाएगी, शाम से मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं के गृह जनपद में ही ऐसा भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल देखने को मिल रहा है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्षेत्र में विकास के नाम पर सरकारी खजाने से लूटमार हो रही है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ जांच के नाम पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां विकास के नाम पर सरकारी खजाने में जमकर लूटमार की जा रही है। काशीपुर की ग्राम पंचायत शिवलालपुर अमर झंडा में वर्तमान प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों की सांठगांठ से क्षेत्र के विकास के नाम पर लाखों का बजट निकाला जा रहा है। कभी भूमि संपर्क मार्ग के नाम पर, तो कभी तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर, तो कभी क्षेत्र की नालियों की सफाई के नाम पर, डस्टबिन के नाम पर, तो कभी ग्राम पंचायत भवन के फर्नीचर के नाम पर, कभी लाइट के नाम पर, तो कभी मनरेगा के नाम पर, कभी विकास के नाम पर। क्षेत्र में जितने कामों का बजट पास कराया गया, उन कामों में अधिकांश काम धरातल पर पूरी तरह हुए ही नहीं है, जिसकी शिकायत के बाद टीम ग्रामीण क्षेत्र में जांच करने तो पहुंची, लेकिन टीम द्वारा पहले शिकायतकर्ता और प्रधान को बिठाकर पंचायत लगाई गई और इसके बाद शिकायतकर्ता के बार बार बोलने के बाद टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर टीम मौके से चली गई। मेरे जो ग्राम सभा में मेरी पंचायत में, हमारी पंचायत में जो कार्य होने थे, विकास कार्य प्रधान जी द्वारा, उसमें कार्य भी जो है घपला पाया गया। उसी के संबंध में मैंने जांच डाली थी। तो अब ये जांच के जो है कुछ अभिलेख लेके भी नहीं आए हैं। इसमें खाना पूर्ति की जा रही है, इसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं और कम से कम 1.5 महीने से मेरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो है मेरे बिंदुओं से भी छेड़छाड़ की जा रही है, जैसे कुछ लाइट पे उतार लेते हैं फिर लगा देते हैं जांच के समय पे, ऐसे ही कर रहे हैं ये। लेकिन उसमें ये निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक तरफा ये जांच का ये जो है प्रधान का ही पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं सारे अधिकारी, और ये मिले हुए हैं प्रधान से। वहीं संयुक्त रूप से टीम द्वारा गांव का निरीक्षण कर लिया गया है। शिकायती बिंदुओं के आधार पर मौके का मुआयना कर लिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। ग्राम शिवलालपुर अमरझंडा में अशोक कुमार जी हैं, इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में और कुछ कार्य नहीं होने के संबंध में शिकायत की गई थी। इसमें जो है हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम में जो है हमारे एडीओ पंचायत साहब आज मौजूद थे और क्षेत्रीय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी मौजूद थे और ग्राम रोजगार सेवक मौजूद थे। साथ में हमारे तकनीकी देखरेख करने के लिए जो है जेई लघु सिंचाई भी उपलब्ध रहे और इनके द्वारा की गई शिकायतों के बिंदुओं की हमारे द्वारा जांच की गई। इनकी जांच द्वारा एक एक बिंदु की जांच करके हमने जो है रिपोर्ट नोट कर लिया गया है। हम इसकी बिंदुवार हमारे द्वारा जांच कर दी गई है और इसको हम लोग पृथक से इसका जांच रिपोर्ट तैयार करके विभाग को एवं जांचकर्ता को उपलब्ध करा दी जाएगी हमारे। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान अंकुर कुमार का कहना है कि यह आप सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और शिकायत वापस करने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे ऊपर जो आरोप बेबुनियादी लगाए गए हैं वो अपना एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए चीज का आरोप लगाए गए और ये आरोप लगाने के लिए लगाए गए। उसके लगाने के बाद मुझसे फिरौती के 2 लाख रुपये मांगे गए कि हम अगर ये दे दोगे तो मामला निपटा देंगे, नहीं तो जांच कराएंगे। सर मौके पर जांच की गई, जांच कमेटी के सामने सारी जांच हुई और जितने भी काम किए गए मौके पर हैं और सारे क्लियर है।
बाकी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल अब जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम के विकास के नाम पर क्या सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया है या नहीं। लेकिन जांच करने आई टीम की कार्यशैली को देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि सूबे के मुखिया भले ही प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रयास क्यों ना कर रहे हों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करते हों, उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री के साफ सुथरे दामन पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। के न्यूज इंडिया के लिए उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन कर्मचारियों ने बढ़ा दी है। दरअसल राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के बाद अब उपनल कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आंदोलनरत विभिन्न कर्मचारियों के संगठनों को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने जहां लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को बड़ा मुद्दा बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार से उपनल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का भी दबाव बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन देकर बीजेपी सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया। बता दें कि नियमितीकरण, समान काम, समान वेतन देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आक्रोशित उपनल कर्मचारी महासंघ ने राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। महासंघ ने जल्दी मांगों का निस्तारण नहीं होने पर सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने और चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार की भी चेतावनी दी। उनका कहना है कि यदि कर्मचारियों और उनकी मांगों को इसी तरह अनदेखी की जाती रही तो 25,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारी अपने परिवारों के साथ सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होंगे। सवाल यह है कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगा है? क्या चुनाव से पहले कर्मचारियों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल इसको जीतने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है। हालांकि बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियों के बीच राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आंदोलन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य के सैकड़ों उपनल कर्मचारियों ने शुक्रवार को राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। नाराज उपनल कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपनल कर्मचारियों के समर्थन में पहले उपवास रखा, फिर कर्मचारियों के प्रदेश में जाकर अपना समर्थन दिया। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी कर्मचारी विरोधी सरकार है जो लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। यही इसीलिए तो सड़कों पे हैं सर, इसीलिए तो हम सड़कों पे हैं कि जो हमारे धामी जी हैं, आप ये पोस्टर देख सकते हैं। ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ये जब विधायक थे तब ये हमारे साथ थे, तब इन्होंने कहा था इन लोगों को नियमित किया जाना चाहिए। आज पूरे प्रदेश की कमान इनके हाथ में है और आज ये हम सबसे ज़्यादा हम उपेक्षित हैं। एक उपनल पूरे प्रदेश में जो है ना 70 से 80% कार्यालयों में उपनल कर्मी काम कर रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस पूरे प्रदेश को उपनल का प्रदेश घोषित कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद भी हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, हमें बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। 13 से 14 घंटे हम लोग काम करते हैं इस अल्प वेतन में। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। सर मुख्य मांगे आपको सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है। हम लोग ने इसीलिए डबल इंजन की सरकार को हमने पूरा मौका दिया था। चलो डबल इंजन की सरकार से ये होगा कि माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश आया है कि इनको 1 साल के भीतर नियमितीकरण किया जाए और 6 महीने के भीतर जो है इनको समान का समान वेतन दिया जाए। हाईकोर्ट से जीते हम लोग, इनके पास तो बहुत अच्छा वो उदाहरण था कि हम लोग हाईकोर्ट से जीत रहे, इनको पक्का करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, किस बात की वो है? हम लोगों ने एक दिन रात एक करके इस भारतीय जनता पार्टी को वोट लगा के जिताए हैं। 28,000 कर्मचारी, अगर आप एक परिवार में 4 लोग भी लगाएंगे तो हमारे वोट से ये लोग जीत रहे हैं, सरकार बन रही है इनकी। इन बच्चों के इनकी मांगों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने, अपनी भावनात्मक समर्थन इनको देने के लिए आया हूं और इसीलिए
मैं नॉर्मली मंत्री के वहाँ जब कूच इत्यादि होता है मैं उसमें सम्मिलित नहीं होता, मुख्यमंत्री या विधानसभा कूच में सम्मिलित होता हूँ। और क्योंकि इन्होंने जो कुछ अपने प्रस्ताव में कहा है उससे मैं बहुत द्रवित हूँ, बहुत चिंतित भी हूँ। और स्वाभाविक है कि भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं, भविष्य का कोई निश्चय नहीं है। एक तरफ जहां उपनर कर्मचारियों का आंदोलन है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर बीजेपी सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह रावत ने देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मुलाकात कर लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखे जाने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में देश के 85 लाख एनपीएस कर्मचारी बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार है। उनका कहना है उत्तराखंड राज्य कर्मचारी प्रदेश है, राज्य की आजीविका का मुख्य साधन सरकारी कर्मचारी है। उत्तराखंड में गुजरात की तरह उद्योग नहीं है, यहाँ रोजगार के रूप में सिर्फ सरकारी नौकरी है और उत्तराखंड सरकार पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए गंभीर नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली कांग्रेस का बड़ा मुद्दा होगा। जी इस वक्त राजनीतिक हाशिए पर हैं और केवल जनता द्वारा नहीं, उनकी पार्टी द्वारा भी उनको हाशिए पर रखा गया है, क्योंकि कोई नेता उनको पूछ नहीं रहे। तो इस कारण वो और कुछ नहीं, राजनीति करने के लिए, राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सब जानते हैं ये कर्मचारी विरोधी क्या, हम तो हर जन के जो है हितैषी सरकार है। हमने कर्मचारियों की सभी मांगों को समय समय पर पूरा किया है। कर्मचारियों को समय समय पर जो है जो उनकी डिमांड रही थी उनके अनुसार जो है उनके भत्ते सब कुछ जो है हमारी सरकार ने दिया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्देश भी दिया, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने लागू की। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद उसको फिर से टर्न डाउन बीजेपी ने किया है। तो कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि कौन उनके पक्ष में है। आज जितने घर चल रहे हैं जिसमें बेरोजगार बच्चे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, वो पेंशनर्स के परिवार से परिवार चल रहा है। और आने वाले 10-15 साल बाद की अगर हम कल्पना करें, अगर हमारे पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी और बेरोजगारी का जो हाल है, तो परिवार कैसे चलेंगे, घरों की भयानक स्थिति हो जाएगी। और राहुल गांधी जी ने कमिटमेंट दिया है और हमारे खड़गे साहब कि अगर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। लेकिन इसका जो सबसे सीधा और सरल उपाय है वो केंद्र में जब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आएगी तभी हम इसको पूरे भारत में कर सकते हैं। और वही एक तरीका है ताकि इस हमारे स्ट्रक्चर को कोई खराब ना कर सके। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन नाराज कर्मचारियों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। एक तरफ जहां कर्मचारी राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपनर कर्मचारियों ने भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? क्या कर्मचारियों का साथ कांग्रेस की नैया पार लगाएगा? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों कर्मचारियों की लड़ाई धर्म परिवर्तन तक आ गई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर नैनीताल से बता देते हैं, जहां पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के आशा कार्यकर्त्रियों ने नैनीताल के गांधी पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रही आशाओं का कहना है कि राज्य सरकार ने 18 साल पहले मात्र शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए रखी गई आशा वर्करों के वेतन में वृद्धि नहीं की है, जबकि प्रदेश में 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही आशाओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार महिलाओं का शोषण कर रही है। आशाओं ने कहा कि जब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जे के साथ साथ 21,000 रुपए मासिक देने के रिटायर होने के बाद पेंशन फिक्स नहीं करती, तब तक प्रदेश भर की महिलाएं कार्य बहिष्कार करने के साथ ही चुनाव बहिष्कार भी करेंगी। तो ये अच्छा प्लान था, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। उनको एक परमानेंट ठेका मिल जाए। दीपक भाई भूल जाए तो बात अलग। नहीं ये सोचते हैं कि आशा अपने घर के अपने बच्चों को 5,000 में पाल लेगी। ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है और हमारी सरकार के लिए भी, जो महिला सशक्तिकरण के लिए इतनी बड़ी बातें करने वाली सरकार, महिलाओं का कितना शोषण इन लोगों ने कर रखा है ये भी देखिए। और वो 5,000 भी ताजुब की आता है, वो भी एक साल में कभी आता है और कभी नहीं आता है। अब हमारी मांग है कि आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक आशाओं को कम से कम एक मुश्त 10 लाख का एक पैकेज दिया जाए और
जो आशाएं बुढ़ी हो रही है उनको पेंशन का प्रावधान दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं हमारी, क्योंकि बुढ़ापे सारा तो आशाओं ने यहाँ अपना टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन बुढ़ापे में घर जाएंगे तो कौन उनको खाने के लिए देगा। ऐसे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे और हम चुनाव का भी बहिष्कार करें। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।